Okay, this is lecture number 7 in which we will discuss the Gauss theorem and its numericals. So जो Gauss theorem है उससे के रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो Gauss theorem का जो पहले बेसिस होता है, द बेसिस ऑफ द Gauss theorem इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन अपने माइंड में एक क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ में अगर मेंटेन कर पाए तो गोस थ्योरम या फिर इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं all will be very simple for you. Okay, so let us start with the Gauss theorem. Okay, let us start the concept of electric flux. In the previous lecture you have already studied about the इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहां पर आप लोगों ने बहुत अच्छी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बनाई थी मेरे साथ में कि अगर कोई मेरे पास में एक पॉजिटिव चार्ज है तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो डायरेक्टेड होती है बाहर की साइड में। ठीक है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो जो नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो उसके ऊपर में टर्मिनेट होती है। और अगर मैंने एक सेट रख दिया, एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया और एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो जनरेट होती है पॉजिटिव से और टर्मिनेट हो जाती है हमारे पास में नेगेटिव जो हमारा पॉइंट चार्ज होता है उसके ऊपर में। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ओके, अब आप लोगों ने यहां पे कहा कि देयर विल बी ए डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल आप लोगों ने समझा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी आप लोगों ने उसको डिफाइन कर दिया था भाई। अब देखो यहां पर थोड़ा सा इसके अंदर में ट्विस्ट लेके आते हैं। क्या हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कैन वी रिप्रेजेंट एनी वेक्टर क्वांटिटी इन स्केलर क्वांटिटी? द आंसर इज यस। हाउ? देखो मैं बात करता हूं। लेट अस सपोज आपके पास में एक पानी का पाइप आप लोगों ने ले रखा है, ये आपके पास में एक पानी का पाइप है। देखिए अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट समझ आएगा ना, तभी गॉस थ्योरम या गॉस लॉ जो है वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं आपका जो पाथ है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से शुरू करवा के चलूंगा। ये आपके पास में पानी है और यहां से ये एक पाइप लिया आप लोगों ने और एक मोटर लगा के इसके अंदर से आप पानी इसके थ्रू जा रहा है भाई। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि यहां पर वाटर की एक क्वांटिटी जो है आगे की तरफ में जा रही है और उसका एक डायरेक्शन भी होगा। बिल्कुल देखो जितना क्वांटिटी यहां से गया मैं उसको अब क्या करता हूं एक बकेट के अंदर में रख लेता हूं। एक बकेट रखा और ये ही पानी यहां पर इसके अंदर में डाल दिया, ये जो वाटर है ये इसके अंदर में मैंने भर लिया है। तो इस पॉइंट के ऊपर में, इस पॉइंट पर क्या थी, इसके पास में एक डायरेक्शन भी थी और एक मैग्नीट्यूड भी था। लेकिन जब हम यहां पर बात करते हैं बकेट के अंदर मैंने इस पानी को इकट्ठा कर लिया, इट हैज जस्ट ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। ठीक है, जब हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं तो ठीक है, तो आपने क्या किया, एक जो हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी थी, हाउ कैन यू से दैट इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी? बिकॉज इट कंटेन सम क्वांटिटी एंड डायरेक्शन, बट when we collect it in a bucket then it has only and only a magnitude, not any direction. So we have converted vector quantity in scalar quantity. If you have not get an idea, let us take another example. आपने मानो कि आपके पास में एक घर का, ये आपके घर के कमरा है और यहां पर एक खिड़की है। अब हवा क्या कर रही है, यहां से हवा बहुत स्पीड से अंदर आपके कमरे के अंदर में आ रही है। ठीक है, तो इस हवा के पास में क्या है भाई, एक डायरेक्शन भी है और एक मैग्नीट्यूड भी होगा उसके पास में। भाई कुछ अमाउंट ऑफ जो एयर है वो आपके रूम के अंदर में एंटर करी है थ्रू द विंडो। अब आप क्या करो, ये हवा जो है अंदर की अंदर सारी भर चुकी है, द रूम इज टोटली फिल ऑफ एयर। अब क्या करोगे आप, इस जो विंडो को है बंद कर दो भाई। जब इस विंडो को बंद करेंगे व्हाट विल लेफ्ट, पहले जो एयर आ रही थी उसके पास में एक डायरेक्शन भी थी और उसके पास में एक मैग्नीट्यूड भी था। लेकिन जैसे आपने विंडो बंद कर दी तो यहां पर क्या हुआ, ये मेरे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी पहले जो आ रही थी, अब क्या हुआ, आपने रूम बंद कर दिया तो इट कंसिस्ट ओनली एंड ओनली एयर नॉट हैविंग एनी डायरेक्शन। ठीक है, जब हम इस विंडो को क्लोज कर दे, व्हेन वी शट डाउन द विंडो देन ओनली एंड ओनली एयर कंसिस्ट इन द रूम, देयर विल बी नो डायरेक्शन ऑफ दैट एयर। तो आपने क्या किया, एक वेक्टर क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट कर दिया है, एक अपने उसको स्केलर क्वांटिटी के अंदर में रिप्रेजेंट कर दिया है। यानी कि आप दोनों ही केसेस में आपने एक चीज मेरे साथ में सीखी। जब मैं बकेट की बात कर रहा था, तो जो वाटर था उसको मैंने इकट्ठा कर लिया, यहां पर जो एयर थी उसको भी मैंने इकट्ठा कर लिया। तो आप कह सकते हैं कि वहां पे आपने क्या लगा दिया, एक ढेर लगा दिया है। यानी कि फ्लक्स वहां पर आप लोगों ने क्या कर दिया है, इकट्ठा कर दिया है। और फ्लक्स का मतलब ये होता है हमारे पास में क्या, ढेर। यानी कि किसी चीज का आप ढेर लगा रहे हैं तो उसको बोला जाता है, जैसे यहां पर बात करूं तो इट इज नोन एज वाटर फ्लक्स, और यहां पर आप बात करेंगे तो एयर फ्लक्स। उसी तरह से ध्यान से सुनना पॉइंट जो बताने जा रहा हूं, गोट द पॉइंट। ठीक है, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं उसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में आप समझना है कि मैंने कहा कि भाई मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, वो इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही थी पूरे सरफेस के अंदर में, और मैंने उनको बाउंड कर दिया एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर में।
एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर में मैंने बाउंड कर दिया और मैंने पूछा भाई यहां से कितनी लाइंस पास हो रही हैं, मैंने पूछा कितनी, हाउ मेनी लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस एरिया, मींस मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, वहां पर मैं पूछ रहा हूं कितना ढेर है उनका, ठीक है, ढेर का मतलब कितना उसका हीप बना हुआ है, कितनी वो फील्ड लाइंस उसके अंदर से क्रॉस करके जा रही हैं। तो आप क्या कहेंगे यहां पर कि ये किसका फ्लक्स की बात कर रहा हूं मैं, किसके ढेर की बात कर रहा हूं, तो आप कहेंगे जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक लाइंस है उनकी बात कर रहे हैं, देन इट विल नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर से मैं बात कर रहा हूं कि मैं अगर कोई भी एक एरिया कंसीडर कर लूं, हमारे पास में पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी वो थ्रू आउट द पूरे सरफेस में घूम रही थी, पूरा हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है वहां पे थी, मैंने कोई पर्टिकुलर एरिया लिया, मान लो मैंने इतना एरिया यहां पे कंसीडर में ले लिया और आपसे पूछा कि कितनी लाइंस यहां से पास जा रही है, मैंने यहां पर क्या पूछा, एक वर्ड मैंने यूज किया कितना, हाउ मच या फिर हाउ मेनी, तो आपने एक आंसर दिया जी इतनी यहां से क्या जा रही है, पास हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो क्या कहेंगे यहां से गुजरने वाला वो क्या कहलाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक का था, इलेक्ट्रिक फील्ड का था, दैट विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई थिंक यू हैव गॉट द आइडिया। चलिए इसकी बात करते हैं, अब चलिए शुरुआत करते हैं कैसे इसको फाइंड करेंगे। तो मैं कोई भी एक, आपने एक रिंग ले लिया, लेट अस सपोज ये आपने रिंग लिया है, तो यहां से जितनी भी हमारे पास में जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई भी हमारे पास में गिवन एरिया है, वहां से कितनी नंबर ऑफ लाइन पास हो रही है, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है, बाहर जा रही है उससे हमें मतलब नहीं है, इसके बाहर भी जा रही हैं, इस साइड भी जा रही हैं, लेकिन मैं जो एरिया मैंने कंसीडर किया है वहां से कितनी पासिस हो रही हैं, कितनी पास हो रही हैं, तो हम कहेंगे कि वो उसका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो मैं अब आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। सो इट कैन बी रिटन एज, जो हमारे पास में फ्लक्स होता है, देखो यहां पर द फ्लक्स डिपेंड्स टोटली ऑन विच क्वांटिटी, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जितना इंटेंसिटी ज्यादा होगा, मान लो एक तो मैंने ये कंसीडर में लिया कि यहां से केवल 2 लाइन जा रही है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम थी। फिर मैंने दूसरा केस लिया कि इसी के अंदर से एरिया हमारे पास में सेम था, लेकिन इसी के अंदर से हमारी 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, यानी कि आप कहेंगे द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज लेस एट दिस पॉइंट एंड मैक्सिमम एट, सॉरी लार्ज एट दिस पॉइंट, देन व्हाट द आइडिया यू विल गेट फ्रॉम दिस। आप यहां से ये पाएंगे कि अगर आपके पास में फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है कि कितनी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ेगी, लाइंस हमारी वहां से ज्यादा पास होंगी, मीन्स हमारे पास में वहां पर ढेर ज्यादा लग गया, तो आप ये कहेंगे कि उसका क्या हो गया, फ्लक्स बढ़ गया है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं आप लोगों के साथ में, अगर मान लो मेरे पास में एरिया की बात करूं मैं, मेरे पास में एरिया था, ये मैंने एक छोटा सा एरिया लिया और पहले हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जा रही थी ऐसे, एक चीज, एक क्वांटिटी को हम कांस्टेंट रख के चलते हैं, ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी, मैंने पहले ये एरिया कंसीडर किया, आई कंसीडर ओनली दिस एरिया, ठीक है, तो दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस, बट आई हैव कंसीडर ओनली एंड ओनली दिस एरिया। सो यहां से आप आएंगे, यू फाइंड दैट ओनली 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस एरिया, बट इफ आई इंक्रीज द एरिया, मैंने इंक्रीज कर दिया एरिया को, देन इट विल बिकम लाइक दैट, हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू, और से हाउ मच फ्लक्स इज पासिंग थ्रू दैट, then you will say only from here only 2 lines and from this 1 2 3 4 5। तो आप कहेंगे कि अगर हमें फ्लक्स बढ़ाना है तो हम एरिया पर भी डिपेंड करता है वो, कि हाउ मच द एरिया यू आर कंसिडरिंग, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर, हाउ मच द फ्लक्स इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया वी आर कंसिडरिंग। जितना हम एरिया कंसिडर कर रहे हैं उसके ऊपर में भी यह क्या करता है, डिपेंड करता है। सो यू हैव गॉट द 2 क्वांटिटीज, वन इज electric field intensity and another one is area, both flux is directly proportional to both quantity, you will take the dot product of that, when you remove the dot product and to remove the constant term, this is proportionality term, there will be a constant term that will become KEA, KE निकल कर आएगा भाई हमारे पास में ये, और K की जो वैल्यू यहाँ पर कंसिडर करेंगे वो हमारे पास में 1 होगी। सो आप सिंपली लिखेंगे कि जो हमारे पास में फ्लक्स है दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू में एरिया। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो मैं भाई आगे बढ़ता हूं आप लोगों को लेकर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जितना आप लोगों ने एरिया कंसीडर किया भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं इसको लेकर। अगर मान लो हमारे पास में कोई एरिया है वो थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाए, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाए, लेट अस सपोज ये मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, यहां पर ये नॉर्मली इसके ऊपर में इंसिडेंट हो रही थी, यहां पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही थी, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूं कि सरफेस को मैं टिल्ट कर दूं, ऐसे टिल्ट कर देता हूं मैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है केवल और केवल इतने एरिया, इसके इतने एरिया पर ही तो इंसिडेंट हो रही है, यहां से लेकर और यहां तक इस एरिया पर इंसिडेंट हो रही है। तो ऐसे केसेस के अंदर में याद रखना, इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। द अनदर वन इज दैट दिस इज फाई फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए
E what is A? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. A इज एरिया ऑफ द सरफेस एंड कोस थीटा, जो उसके साथ में कोस थीटा एंगल बनाया भाई. जब आप लोगों ने ये टिल्ट कर दिया ना, इसको यहां से आप लोगों ने टिल्ट कर दिया, तो थीटा एंगल जो बनाया वो आप लोगों को यहाँ कंसिडरेशन में लेके चलना है इस सरफेस का विद द रोड. ठीक है, ये हमारे पास में एरिया हुआ, तो आप लोग निकालेंगे कि ये एरिया जो आएगा ए कोस थीटा, जिसके जितने एरिया के ऊपर में ये हमारी लाइट जो है, सॉरी जो फ्लक्स है वो इसके ऊपर में इंसिडेंट हो रहा होगा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके ऊपर में इंसिडेंट हो रही है. ठीक है, चलिए बात करते हैं. तो हमारे पास में आ गई है फाई ई, क्या आ गया हमारे पास में? ई ए कोस थीटा. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. सो राइट डाउन इट इन योर नोटबुक. अपनी नोटबुक में इसको राइट डाउन कर लो भाई. चलो अब थोड़ा सा मैं बात करता हूं इंटीग्रल फॉर्म में लेकर के इसके. अब होगा क्या कि हमारे पास में हमेशा सरफेस तो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा नहीं भाई, वो कभी टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, ऐसे आ गया, मान लो बल्जिंग टाइप में आ गया, स्मूथ नहीं रहेगा, थोड़ा सा रफ हो गया है, या फिर हम बात करके हमारे पास में कर्व टाइप में हो गया है. तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास में कंसेप्ट होता है इंटीग्रेटिंग का. अगर आप इंटीग्रेट किसी चीज को कर लेते हो तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि चीजों को जोड़ के लिखना. आपने हर जगह पे क्या निकालोगे? इसके पॉइंट टू पॉइंट हर जगह पे इसका क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे, और फाइनली उन सबको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे. मान लो आपने इस एरिया का निकाला तो पाया कि यहाँ पे 5 लाइन एंटर कर रही है, यहां पर निकाला तो आपने निकाला कि यहां पर 10 लाइनें एंटर कर रही है, ये एरिया निकाला तो 5, फिर यहां निकाला तो 4, फिर यहां पर निकाला तो 3 आ गया. मींस यू हैव कैलकुलेटेड एट डिफरेंट लोकेशन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फाइनली यू ऐड दीज वैल्यूज 10, 15, 5, 20, 40, 24 एंड 27. तो आप कहेंगे कि टोटल इसका फ्लक्स कितना हो गया? 27 हो गया. दिस इज इंटीग्रेशन. सो यू व्हाइल स्टडिंग इन द 12th क्लासेज और द फिजिक्स यू मस्ट नो द इंटीग्रेशन. तो आप लोगों को इंटीग्रेशन इसका पता होना चाहिए. तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को सिंपल याद रखना है कि अगर हम किसी का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारे पास में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा. ये अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर निकालता हूँ, इट विल रिप्रेजेंटेड बाय डी फाई, और इसका जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं डी फाई को, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो द वैल्यू वी गेट विल बी इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डी एस, या फिर आप इसको ए रिप्रेजेंट कर सकते हैं. व्हाट इज ए? आप लोगों ने जो एरिया कंसीडर किया ना, ये जो एरिया कंसीडर किया है, दिस इज डी एस या फिर डी ए. और पूरा एरिया निकालेंगे तो पूरा एरिया, ये जो इसका पूरा सरफेस जो है, इसका पूरा जब आप करेंगे, हर पॉइंट को जोड़ते हुए चलेंगे, तो आपके पास में इसको कैपिटल ए लिख देंगे, यानी कि टोटल हमारे पास में एरिया हो गया. डी एस का मतलब ये होता है छोटे छोटे टुकड़ों में लेके चलना. डिफरेंशियल, डिफरेंशियल का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े. ये डी एस, ये डी एस, ये डी एस, इन सब का निकालेंगे तो हमारे पास में एक इंटीग्रेशन ने बहुत स्मूथ बना दी हमारी लाइफ फिजिक्स के अंदर में. तो उसमें क्या करना आता है, आप सारे एरियाज को एक इंटीग्रेशन बाहर लगाइए और वहां से उसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर वहां पर आपको मिल जाएगा. चलिए भाई, आप लोगों ने अगर इसको समझ लिया है तो मैं इसकी अब और जो 3-4 प्रॉपर्टीज है उनके बारे में बात कर लेते हैं. तो इसका जो भाई क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, दैट विल बी ए स्केलर क्वांटिटी एंड यूनिट इज वोल्ट मीटर. और कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आल्सो इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? दैट विल बी एम एल क्यूब टी -3 ए -1. आप लोगों ने हमारे पास जो लेक्चर नंबर 1.1 था उसके अंदर में जो डायमेंशंस थे उनके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है. नहीं देखा है तो भाई एक बार जाके उस वीडियो को देख कर आओ. ठीक है, चलिए बात करें. द वैल्यू ऑफ फाई डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, द डिस्टेंस बिटवीन द इनसाइड द क्लोज सरफेस एरिया. ठीक है, तो ये बात ये कह रहा है कि जो कैसा भी हमारे पास में सेफ हो, जो हम चार्ज का जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता है. चार्ज कहीं पर भी हमारे पास में कैसा भी एरिया हो, कहीं पर भी वो डिस्ट्रीब्यूट रहा हो, तो उसका हम इजीली इसकी फील्ड लाइन जो फ्लक्स वो निकाल सकते हैं. इट डजंट डिपेंड ऑन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डिस्टेंस बिटवीन इनसाइड द क्लोज सरफेस. तो इसी पे ये डिपेंड नहीं करता है. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास में एक सर्कुलर डिस्क है, अभी जो चीज़ें बात कर रहे थे उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी. तो ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैंने यहाँ पर दिखा रखा है. तो यहाँ पर जो आप लोगों को गिवन है उसके अंदर में बताया गया कि एक सर्कुलर डिस्क है, उसके अंदर में हम कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं. देखिए मेरे पास में एक चार्ज है भाई, यहाँ पर एक चार्ज मैंने प्लेस किया है, प्लेस द चार्ज Q एंड यू ऑल नो दैट द चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इट विल बी रेडियल फ्रॉम द ओरिजिन. ये ऐसे हमारे पास में क्या जाएंगी, जो इसका ओरिजिन सेंटर होगा वहां से ये रेडियली आउटवर्ड चलेंगी. तो बिल्कुल यहाँ पर मैंने एक रिंग रख दी है, एक मैंने डिस्क रख दी है. तो उस डिस्क के अंदर से क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी भाई, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस. तो आप देख रहे हैं कि ये नंबर ऑफ लाइन, ये जितनी नंबर ऑफ लाइंस है यहाँ पर जो ये इस रिंग के अंदर से पास होके आ रही है, ये डिस्क है जो उसके अंदर से पास होके आ रही है, तो आप कहेंगे कि ये क्या हो गया, इसका फ्लक्स हो गया. अब हमें यही तो फ्लक्स कैलकुलेट करना है. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू दिस सर्कुलर डिस्क. अब कैसे इसका फॉर्मूला हम यूज करते हैं, देखो भाई अब इसको मैं थोड़ा सा सिंपल बनाता हूं. मैं यहां पर क्या करता हूं, आई विल कंसिडर चार्ज Q हेयर
ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे इसके अंदर में कि मैं एक छोटी सी रिंग जो है यहां पर कंसिडर कर लेता हूं। ये मेरे पास में पूरा सरफेस था, ठीक है। उसके अंदर में मैं केवल इतना एक रिंग है उसको कंसिडर कर लेता हूं जिसका रेडियस होगा आर, सॉरी जिसका रेडियस होगा हमारे पास में एक्स होगा, ठीक है। यहां सेंटर से और इसकी जो दूरी है वो x है, और इसकी जो मोटाई है द विड्थ ऑफ दिस इज dx, इसकी जो मोटाई है वो मैंने dx कंसीडर कर ली है। तो अब वही करना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपसे ये डायरेक्टली पूछा जाएगा कि जो सर्कुलर डिस्क है उसके कारण में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो आप लोगों को भाई सीधा फॉर्मूला याद रखना है। व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर दैट, दिस विल बी क्यू एल डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू एल। देखिए 2 क्या है हमारे पास में, 2 क्यू हमारे पास में चार्ज जो है इसका ट्वाइस कर दीजिए, 2 एल हमारे पास में क्या होगी, ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कुलर डिस्क एंड बिटवीन द चार्ज। तो आप इसको क्या करेंगे 2 क्यू एल इन द सॉरी दिस इज नॉट 2 क्यू, दिस इज ओनली क्यू एल डिवाइडेड बाई दिस वन डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये आप सबको यहां तक कांस्टेंट बिल्कुल याद हो गया होगा। अब आगे बात करें कि इसके अंदर में और क्या हमें यूज करना है, तो जो हमारे पास में नेक्स्ट टर्म हमें यूज करनी है दैट विल बी 1 बाई एल। व्हाट इज एल, एल ये जो डिस्टेंस होता है, ये फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लेना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 1 बाई एल माइनस 1 बाई एल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, एंड यू ऑल नो व्हाट इज एल स्क्वेयर। एल स्क्वेयर हमारे पास में है कि ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके और यहां तक की जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज एल, एंड दिस डिस्टेंस द रेडियस ऑफ दिस डिस्क फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ओनली दिस पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास में है, इस अंदर जो आपको सर्कुलर दिख रही है केवल इसी का हमें रेडियस यहां पर कंसिडरेशन में लेके चल रहे हैं। तो उसका जो एक्स है वो यहां पर हम कंसिडर करेंगे, दैट विल बी द रेडियस ऑफ इंटरनल रिंग। तो इसका आप फॉर्मूला रखेंगे और डायरेक्टली आपके पास में रिजल्ट आ जाएंगे। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर इसको यूज करेंगे, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज कीजिएगा, व्हाट इज द 2 क्यू एल डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट 1 बाई एल माइनस में 1 बाई रूट एल स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बनेगा भाई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हमारे पास में कोई पॉइंट चार्ज है तो उसका कैसे हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बने। ओके, तो कुछ चीजें और हम एक देख लेते हैं कि अगर मान लो मेरे पास में कोई क्लोज है, कोई क्लोज सरफेस आ गया, कोई मेरे पास में क्लोज सरफेस है, तो उसके अंदर में अगर चार्ज है वहां से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है तो उसके से फ्लक्स जो लिंक करेगा वो कितना करेगा। फ्लक्स लिंक का मतलब होता है कि कितना नेट जो उसके अंदर में बना रहेगा। मान लो एक मेरे पास में डब्बा है 6 जो हमारे पास में ऐसा कोई क्यूब रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ भी निकल रही है और इस डायरेक्शन में भी निकल रही है, इस डायरेक्शन में भी निकल रही है, यहाँ भी निकल रही है और नीचे की साइड में भी निकल रही है। तो नेट फ्लक्स लिंक्ड इन टू द क्लोज सरफेस, जो हमारे पास में क्लोज सरफेस होगा वहां पर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्यों, ये नीचे निकल जाएगा, ये ऊपर निकल गया, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। द नेट फ्लक्स विल बी जीरो, ये यहां निकल जाएगा और ये यहां निकल जाएगा, दे विल कॉर्नर जो है वो इसको बैलेंस करेंगे, द कॉर्नर विल बैलेंस ईच अदर। तो यहाँ नेट जो हमारे पास में फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। फ्रंट और बैक जो इसकी रहेंगी वो भी हमारे पास में क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। देन द नेट रिजल्ट, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद दिस क्लोज सरफेस विल बी जीरो। Okay, now let us move to the Gauss theorem, very important for your exam point of view। इसकी जो स्टेटमेंट है वही बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट क्या कहती है वही अगर आप लोगों को समझ में आ जाता है तो आगे बहुत चीजें स्मूथ होती चली जाएंगी। ये क्या कह रही है कि जो टोटल फ्लक्स ऑफ it relates with the total flux of an electric field through a closed surface area, point out this closed surface area to the net charge enclosed by the that surface, and according to it the total flux linked with the closed surface is 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the closed surface, that is E dot ds q by epsilon। आपने स्कूल लाइफ में बहुत अच्छे से इसको रट्टे मार के बढ़िया से इसको समझ लिया। अब मैं इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है वो क्या है वो समझाने की कोशिश करता हूं इसको आपको। देखिए आपने कहा कि भाई मेरे पास में कोई चार्ज रखा हुआ है, ये मेरे पास में कोई एक सरफेस है जो कि क्लोज है। पहली चीज यू मस्ट हैव टू कंसिडर एन गसियन सरफेस दैट विल बी क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस हमेशा लेके चलना है। तो ये कह रहा है कि इसके अंदर में कोई चार्ज रखा हुआ आपने, दैट विल बी क्यू, जो यहां पर चार्ज रखा हुआ है इसके अंदर में, तो ये जो है और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स इस सरफेस से लिंक करेगा। देखिए यहां पर लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज सरफेस, यहां पर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रहा है तो आप क्या कहते हैं सरफेस से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही तो बोलते हैं भाई। तो यहां पर सीधा कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यानी कि जितना यहां से निकलेगा वो डिपेंड करेगा यहां पर आपने कितना चार्ज रखा हुआ है। मींस जो आपने सरफेस को एनक्लोज किया है ना, फिर से समझो भाई ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझाने जा रहा हूं। फर्स्टली
व्हाट इज से दैट द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, यानी कि कोई भी हमारे पास में क्लोज सरफेस होना चाहिए। क्लोज सरफेस कैसा भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, ये भी हो सकता है हमारे पास में क्लोज सरफेस, ठीक है, ये भी क्लोज सरफेस हो सकता है, ये भी क्लोज सरफेस हो सकता है, दीज ऑल आर क्लोज सरफेसेस। तो पहले हमारा क्या कह रहा है कि यहां पर जो चार्ज रखा होगा, यहां पर जो चार्ज रखा होगा वो, और इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी इस सरफेस से, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था, इफ यू कंसीडर इस पर्टिकुलर एरिया देन इट नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वहां पर हम इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं। तो डायरेक्टली ये किसके बीच में रिलेशन बता रहा है, यानी कि ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच में और जो चार्ज रखा हुआ है उसके बीच में रिलेशन बता रहा है। एंड व्हाट इज दैट रिलेशन, दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस इज Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट के नाम से इसको जानते हैं, यानी कि 1/ε0 इसका हमारे पास में वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। और Q क्या होगा, Q कितना उस सरफेस के अंदर में एनक्लोज्ड है, इस पॉइंट को नोट डाउन करना भाई, Q एनक्लोज्ड लिखा है मैंने, Q एनक्लोज यानी कि उसके अंदर में कितना चार्ज होगा, ये टर्म जो है ना एनक्लोज लिख रहा हूं, यही आपके क्वेश्चन सोल्व करवाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड इट विल हेल्प यू टू सोल्व योर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स फॉर ATC एंड अदर एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में Q एप्सिलॉन नोट आ गया। चलिए अब शुरुआत करता हूं मैं इसको कि कैसे हमें इसका करनी होगी, कैसे गॉसियन जो हमारे पास में उसका यूज करेंगे, कैसे हमारे पास में वर्थ हो सकता है। ये यहाँ पर हमारे पास में कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों को भाई PDF फाइल मैंने प्रोवाइड कर दी है, वहाँ से आप लोग इसको पढ़ लेना कि फ्लक्स जो होता है वो गॉसियन सरफेस के इंडिपेंडेंट होता है। अभी आप लोगों को समझाऊंगा गॉसियन सरफेस होता क्या है, ठीक है। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स भाई पढ़ लेना, आप लोगों को नोट्स दे दिए गए हैं, वहाँ से आप पढ़ लो। मैं चीज़ें जो हैं आपकी वहाँ से जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उन चीज़ों के ऊपर मैं बात करता हूँ। चलिए अब जो मैं बात करने चाह रहा हूं वो आप लोगों से बात कर रहा हूं कि कैसे हम जो गॉस लॉ है उसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने अभी देखा कि हम जो फ्लक्स था यानी कि EDS फ्लक्स इंटीग्रेशन कैन बी इजीली फाइंड आउट बाय यूजिंग EQ divided by epsilon naught. So if we are not able to find the electric field of any surfaces that are rough surfaces or any other curved surfaces or closed surfaces, then we have to move towards the Gauss theorem, Gauss law to calculate the electric field for these shapes. यहाँ पर जितनी भी हमारे पास में shapes होंगी उनका हमें electric field find करना है, then we will move towards the Gauss theorem की तरफ में हम चलते हैं, ठीक है। तो पहली चीज इसके अंदर में बात करते हैं, तो पहला स्टेप क्या होगा, राइट डाउन द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप आपको क्या करना होता है जब भी आप गॉस थ्योरम का यूज करते हैं, कंसीडर ए गॉसियन सरफेस अराउंड द चार्ज, ठीक है। जो भी आप चार्ज कंसीडर कर रहे हैं, मान लो आपके पास में एक चार्ज रखा हुआ है, दिस इज चार्ज, एंड तो आपको एक गॉसियन सरफेस इसके चारों तरफ में कंसीडर करना है। अब बात करें कि गॉसियन सरफेस जो वो कैसे आप लोग कंसीडर करेंगे, तो गॉसियन जो सरफेस है उसको करने के लिए हमारे पास में एक सीधा सा तरीका है कि आप जो भी सरफेस अपने दिमाग में सोचे, इट मस्ट हैव ए सिमेट्री, चाहे वो स्फीयर हो, चाहे क्यूब हो, चाहे क्यूबॉइड हो, चाहे कोन हो, चाहे सिलेंडर हो, कुछ भी तरह के आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं। इट मस्ट हैव ए सिमेट्री, वट एवर द सरफेस यू आर थिंकिंग फॉर द गॉसियन सरफेस दैट मस्ट हैव ए सिमेट्री। अब बात करें सिमेट्री क्या होती है, देखिए सिमेट्री की बात करता हूं मैं, तो मान लो मेरे पास में एक स्फीयर है, ये चार्ज था, मैंने एक स्फीयर इसके अंदर में कंसीडर कर लिया, तो स्फीयर से आपने कंसीडर करेंगे तो ये हर जगह पे कहीं पर भी चले जाओ, इट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री एंड हैविंग द इक्वल रेडियस दैट इज आर, इक्वल रेडियस आर, एंड इट मेक्स ए 90 डिग्री एंगल ऑन दैट, ठीक है। कहीं भी किसी भी रेडियस को आप कंसीडर कर लो तो हर जगह पे वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और वो एक हमारे पास में जो इसका रेडियस होगा वो आर रहेगा, हर जगह पे सेम रहेगा। दूसरा मैं सरफेस की बात करूं, मेरे पास में एक सिलेंडर की बात करूं, तो सिलेंडर भी क्या होगा, अगर इसको बीचों बीच में काट दूं यहां से, तो इस साइड में चाहे इस साइड में किसी भी तरफ आप ले लो, तो वो वहां पर क्या होगी, उसके पास में एक सिमेट्री होगी। इसकी लंबी चौड़ी कहानी है सिमेट्री में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, लेकिन हम इन दो सरफेसेस का यूज करते हैं। वी ओनली एंड ओनली कंसिडर दीज टू सरफेसेस, वन इज स्फीयर एंड अनदर वन इज cylindrical. Any other can be used. You can use cube, you can use cuboid, you can use cone. So आपका जैसा भी आप लोगों को लगे आप वहां से उसको यूज कीजिएगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आई विल रिकमेंड दैट यू मस्ट हैव टू यूज ओनली एंड ओनली स्पेरिकल एंड सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो वही आप लोगों को याद करनी है, वही चीजें आप लोगों को ध्यान में रख के यहां पर काम करना भाई, ठीक है। चलिए सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना होगा, यू मस्ट हैव टू कंसीडर ए गॉसियन सरफेस, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप इसके अंदर में क्या करना होगा, आप लोगों को कैलकुलेट फाई जो हमारे पास में होगा, यानी कि फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन, क्लोज लूप इंटीग्रेशन। देखो क्लोज मैंने यहां पर लिखा हुआ है क्योंकि सरफेस था तो वहां पर मैं उसको क्लोज बोलूंगा, तो जो इंटीग्रेशन था वो भी क्या बन जाएगा, जैसे आप लोग ये लिखेंगे और यहां पर एक क्लोज का निशान लगा देंगे तो इसका मतलब है कि मैंने इस पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन कर दिया। आई हैव डन द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल सरफेसेस। तो इसका ई डी एस ये आप लोग पहले फाइंड करेंगे, ई डॉट डी एस कैसे करेंगे उस सब चीजों को हम देखते हुए चलेंगे आगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है भाई, कैलकुलेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस। फिर आपको क्या करना है, क्यू एनक्लोज जो हुआ है उसके अंदर में वो आप लोगों को फाइंड आउट करना है, क्यू चार्ज कितना है इस सरफेस के अंदर में। ओके नाउ अब आप क्या करना है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 है इन दोनों को इक्वेट कर देना है और ई जो आपका वो इजीली वहां से निकल कर आ जाएगा। थ्योरेटिकली कुछ समझ नहीं आया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब मैं शुरुआत करता हूं कैसे इसको सोल्व करते हैं। ये चीजें स्टेप्स थे, ये स्टेप भाई आप इनको नोट कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर में एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके। चलिए अब मैं बात करता हूं कैसे इसको सोल्व करना हम शुरू करेंगे। मान हमारे पास में जो क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग और होलोस्फीयर, ऐसे केसेस के अंदर में हम कैसे इसको अप्रोच यहां पर यूज करेंगे। देखो पहला केस क्या कर रहा हूं मैं, होलोस्फीयर यूज कर रहा हूं, या फिर मैं कहूं कि सॉलिड कंडक्टिंग हमारे पास में है तो उसके अंदर में कैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हम निकालेंगे। तो पहला केस हमारे पास में क्या है कि हमारे पास एक चार्ज है, ये हमारे पास में एक चार्ज रखा हुआ है एट सेंटर ओ, उससे हमें एक सरफेस, ये हमारे पास में क्या हो गया, एक सरफेस है, ये मेरे पास में एक रिंग है, मान लो मेरे पास में एक होलोस्फीयर था, ये एक होलोस्फीयर है भाई, ध्यान से सुनना इस चीज को। ये मेरे पास में एक होलोस्फीयर है दिस वन, जिसके ऊपर में चार्ज है प्लस 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 प्लस, हर जगह पे इसके ऊपर में चार्ज रखा हुआ है। मैं 3 केस यहां पर कंसीडर करके चलूंगा। ये मान लो इसका सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर हैविंग चार्ज प्लस क्यू, यहां पर इसके ऊपर में पूरे पे प्लस क्यू चार्ज है। मैं पहला जो पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं दैट इज आउटसाइड ऑफ दिस स्फीयर, यहां पर मैंने कोई पॉइंट है वहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पर पी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी कि ये जो मेरे पास में स्फीयर था उससे बाहर निकालना है, दिस इज पॉइंट पी। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप क्या कहा गया था कि जो पॉइंट आप लेके जा रहे हो वहां पर आपको एक गशियन सरफेस कंसीडरेशन में लेके चलना है। यू हैव टू कंसीडर ए गशियन सरफेस, और गशियन सरफेस ऐसा लेना है जो कि एक सिमेट्री बनाता हो, दैट मेक्स एन सिमेट्री। तो आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले कौन सी दिमाग में है कि लेट अस टेक ए स्फीयर अराउंड दिस पॉइंट। तो आप लोगों ने ये बना दिया भाई, ये आपका क्या बन गया, गशियन सरफेस हो गया, और ये पूरा चार्ज था इसके अंदर में क्या हो चुका है, एनक्लोज हो चुका है। बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको समझा। अब हमारा स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 हमें कहता है कि कैलकुलेट द क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को भाई, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, पॉइंट पी की बात कर रहा हूं मैं, पॉइंट पी की ही बात करेंगे। और इसके अंदर में चलिए चलो इस पॉइंट के ऊपर मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा भाई, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो सेंटर से रेडियली आउटवर्ड जा रहा है। एंड अगेन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द सरफेस वी हैव कंसीडर्ड। भाई सरफेस जो हम कंसीडर करते हैं, कोई एरिया करते हैं, तो सरफेस का भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसका भी हमारे पास में किस डायरेक्शन में होगा, द सरफेस एरिया वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन। मान लो ये सरफेस आपने कंसीडर किया, मैं पूछूं आपसे इसका नॉर्मल का, वेयर इज द नॉर्मल, तो आप कहेंगे जी इससे बाहर की साइड में जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से मैं ये यहां पर कंसीडर करूं, देन आस्क व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द वेक्टर ऑफ दिस सरफेस एरिया डी ए, तो आप क्या कहेंगे, यहां से इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में जाने, जो इसका नॉर्मल होगा वही क्या होगा, उसका एरिया वेक्टर कहलाता है भाई, ठीक है। चलिए ये दोनों क्या हो गए, दोनों के बीच में क्या होगी, ये ई था और ये मेरे पास में डी एस, यानी कि डी ए जो था उसका वेक्टर था, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, एंगल इज 0। तो आप लोगों ने दूसरा स्टेप क्या बोला था मेरे साथ में कि फाइंड ई डॉट डी एस, उसका क्लोज इंटीग्रल, और ये डॉट प्रोडक्ट होता है, तो जब डॉट हटता है तो आप सबने पढ़ रखा होगा इंजीनियरिंग में कि भैया आता है ई, और डॉट हटता है तो उसके साथ में लग जाता है कोस थीटा, क्या लग जाता है, कोस थीटा लग जाता है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस 0, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया हमारे पास में, 0 हो गया। आप यहां पर पुट करेंगे, देन व्हाट विल बी द आंसर, यहां पर आप जब इसको पुट करके निकालेंगे तो आपके पास में मिल जाएगा ई डी एस कोस थीटा। तो फाइनली जो हमारे पास ये बचेगा, कोस थीटा 0 हो जाएगा, सॉरी कोस 0 हमारे पास में 1 हो जाएगा, देन विल गेट द आंसर ई डी एस, किसका, जो हमारा सेकंड स्टेप था, द क्लोज इंटीग्रल, द क्लोज इंटीग्रल, द क्लोज इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन विल बी ई डी एस। यहां से आप लोगों ने निकाले। तीसरा आपको क्या करना है, तीसरा आपको निकालना है कि इसके अंदर में चार्ज कितना एनक्लोज है। तो चार्ज आपने देखा कि भाई जो मेरे पास में था इसके अंदर में सारा चार्ज इसी के अंदर में एनक्लोज है, जो यहां पर हमने गशियन सरफेस लिया और ये मेरे पास में सरफेस था और ये पूरा इसके ऊपर में सरफेस पे चार्ज था क्यू, तो इस गशियन सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज है, दैट्स वैल्यू इज क्यू। तो बिल्कुल आप लोगों को वही क्यू यहां पर यूज कर लेना है। तो कुछ नहीं करना है, आप सबको यहां पे सीधा काम करना है कि ई का ई रखा आपने,
ds अभी क्या इंटीग्रल था, तो पूरा एरिया क्या हमारे पास में स्फीयर है, तो स्फीयर का जो हमारे पास में एरिया निकल के आएगा व्हाट इज दैट 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बाहर जो हमने कंसिडर किया था उसका रेडियस क्या लिया था हमने, आर लिया था, तो इस पूरे का जो हमारे पास में एरिया आएगा वही हमारे पास ये ds आप लोगों को यहां पर वैल्यू रखनी है, क्योंकि जो पॉइंट था वो हमने सरफेस पर नहीं लिया है, सरफेस से बाहर कंसिडर किया था, और इसके आसपास में जो गशन सरफेस बन रहा था उसका हमें क्या लेना होता है, एरिया लेना होता है भाई, उसका एरिया ds था, तो इसका जो रेडियस यहां से यहां तक था वो r था, तो मैं उसका कंसिडर करूंगा तो दैट विल बी 4 पाई r स्क्वायर यहां पर बनकर मेरे पास में आ जाएगा। फिर क्या करने हैं आप लोगों को पता है, दूसरा वो किसको इक्वेट करता है, गॉसियन थ्योरम क्या कहती है कि गॉसियन थ्योरम हमें कहती है कि आप लोगों को ये इक्वेट करना है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, आप यहां पर वैल्यू रखेंगे तो ई खाली आपको कैलकुलेट करना था, यू हैव टू कैलकुलेट द ई वैल्यू, जस्ट पुट डाउन क्यू अबव 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या ये वही फॉर्मूला है जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह का हमारे पास में फॉर्मूला आ गया, क्योंकि हमारे पास में जो चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द 1 बाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास में कांस्टेंट हो गया, एंड क्यू इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, बिल्कुल वही चीजें यहां पर हमारे पास में निकल के आ गई। लेकिन यहां पे डिफरेंस क्या रहा, यहां पे डिफरेंस ये रहा दोस्त कि आर जो था हमारा ग्रेटर देन आर था, ये जो हमारे पास में कैपिटल आर था, यानी कि जो हमारे पास में डिस्क है उसका जो रेडियस है और जो हमने कंसीडर किया था वो हमारे पास में बाहर था सरफेस, तो इन सच ए केसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, इट इज स्मॉल आर स्क्वायर बिटवीन द रेडियस बिटवीन द सेंटर एंड द गॉसियन सरफेस। चलिए अब मैं दूसरी बात करता हूं कि जब जो पॉइंट था हमने वो उसके सरफेस के ऊपर में रख दिया भाई, जो पॉइंट था वो हमने उसके सरफेस के ऊपर में कंसीडर कर लिया, मान लो ये मेरे पास में सरफेस था और इसी के ऊपर में मैंने अपना पॉइंट जो है वो कंसीडरेशन में ले लिया, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, लेट इज पॉइंट P, तो आप इसको फाइंड करके दिखाओ भाई मेरे को। तो जो R था पिछले क्वेश्चन के अंदर में निकाला था आपने चार्ज, तो अभी भी इसके अंदर में क्या रहेगा, Q रहेगा भाई, जो सरफेस के अंदर में आपने कंसीडर किया तो अभी भी चार्ज क्या रहेगा, Q रहेगा, तो पिछला जो था सेम वो मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, जो R था उसकी जगह पे मैं अब क्या कर सकता हूँ, R स्क्वायर कर सकता हूँ मैं, क्योंकि अब जो हमारे पास में रेडियस है वो R बन गया, अभी भी चार्ज उसके अंदर में एनक्लोज क्यू ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट की बात करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर मान लो मैं ऐसा करूं भाई, ये मेरे पास में सरफेस था और अब मैं पॉइंट इसके अंदर में कंसीडर कर लूं, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को दोस्त, यहां पर मैं बात करूं कि ये मेरे पास में पॉइंट P मैंने यहां पर कंसीडर कर लिया है, तो अब ये बताओ कि यहां पर मेरे को सबसे पहले स्टेप क्या करना है। यहां पर आप देखेंगे कि ये स्टेप मेरे पास में होगा कि यहां पर गॉसियन सरफेस मैंने कंसीडर कर लिया, क्या आपको कहीं इसके अंदर में कोई चार्ज एनक्लोज दिख रहा है, जो अंदर मैंने सरफेस कंसीडर किया है गॉसियन सरफेस, क्या उसके अंदर में कोई चार्ज दिख रहा है आपको, द आंसर इज नो भाई, चार्ज ही नहीं है हमारे पास में, देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट विल बी जीरो। स्टेप आपको वही करने थे, क्योंकि हमारे पास में एनक्लोज चार्ज है वो जीरो है, आप इसको इक्वेट करेंगे ई डॉट डी एस को, तो ये क्यू हमारे पास में जीरो हो गया, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो स्फीयर विल बी जीरो। ओके, आई थिंक यू हैव गॉट एन आइडिया। अब मैं बात करता हूं हमारे पास में एक नॉन कंडक्टिंग बात, या फिर सॉलिड जब हमारे पास में स्फीयर आ जाता है तो उसका क्या केस रहेगा। ये जो केसेस थे वो किसकी बात हुई थी भाई, जब हमारे पास में होलो स्फीयर था। होलो स्फीयर का मतलब है कि अंदर उसके अंदर में कुछ भी नहीं है, केवल उसके सरफेस के ऊपर में चार्ज था। अब जो मैं कंसिडर करूंगा वो करेंगे कि इसके सरफेस के ऊपर में भी चार्ज है और इसके अंदर में भी चार्ज है, द होल स्फीयर इज फिल्ड अप ऑफ चार्जेज। यहाँ पर पास में सॉलिड हमने इसको कंसिडरेशन में लेके चलना है। चलिए बात करते हैं उसको लेकर। अब चलो, जो पहला सरफेस हमारे पास में आ रहा है, पहला केस बनेगा, सेम वही केसेस हम यहां पर कंसीडर करेंगे, वी विल कंसीडर द सेम केसेस हियर, ठीक है। पहला केस हमारे पास में क्या रहेगा, यहां पर हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास में सॉलिड स्फीयर है भाई, ये पूरा चार्जेस का भरा हुआ है, सरफेस पर भी है और इसके अंदर में भी चार्जेस क्या हो रहे हैं, भरे पड़े हैं, यानी कि इट इज फुल ऑफ चार्जेस। पहला पॉइंट आप लोगों को क्या कंसीडरेशन में लेके चलना है कि जो आपके पास में पॉइंट होगा दैट पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ दिस, ये पॉइंट आपने कंसीडर कर लिया, मान लो ये पॉइंट यहां पर आपने ये पॉइंट कंसीडर कर लिया, तो सबसे पहला काम क्या होगा, यहां पर एक गॉसियन सरफेस बना हुआ, आपने गॉसियन सरफेस यहां पर बना लिया भाई, बहुत अच्छे से इस पॉइंट को आप पिछले कंसेप्ट में समझ के आए। आप क्या करेंगे, पहला काम इसके ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जो हमारे पास में क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस निकाल के देखेंगे, क्लोज इंटीग्रल, तो आपके पास में यही वैल्यू आएगी ई 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास में इसका जो एरिया निकलेगा सरफेस एरिया दैट इज अवे फ्रॉम दिस पॉइंट इज आर, तो इस पूरे का जो हमारे पास में सरफेस एरिया होता है किसका, स्फीयर का, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर।
तो आप EDS की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 4πr² रख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर में, नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू कैलकुलेट द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस गशियन सरफेस। तो यहां पर गशियन सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है, जितना इस पूरे स्फीयर के ऊपर में भाई जो सॉलिड स्फीयर है, दैट इज Q। तो आप सिंपल कैलकुलेशन करेंगे दैट द चार्ज एनक्लोज्ड बाय इज Q एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वी गेट, द फ्लक्स वी गेट E इंटू 4πr²। बिल्कुल वो चीज हमारी जो पिछले क्वेश्चन के अंदर में हम करते आए थे। और आप यहाँ पे इक्वेट करेंगे, देन यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड Q डिवाइडेड बाय 4πr²। ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ये। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और यहीं से बच्चे को जो है ना फिजिक्स को लेकर डर लगना शुरू हो जाता है कि कैसे इसको सोल्व करना है। क्यों? क्योंकि उसकी एक क्लैरिटी नहीं बन पाती है कि हाउ टू कंसीडर द गशियन सरफेस। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जिस भी पॉइंट को आपको लेना है वहां से आपको एक सिंपल या तो स्फीयर बनाना है या फिर आपको सिलेंड्रिकल यूज करना है। जब हम वायर्स की बात करेंगे अगले कंसेप्ट में तो वहां पर मैं सिलेंडर की बात करूंगा। जब हम पॉइंट चार्जेस की बात करते हैं, स्पेरिकल बॉडीज की बात करते हैं, तो हम ऐसा सरफेस कंसिडर करते हैं लाइक एज स्फीयर। ठीक है, दूसरा केस भाई मैं बात करूं वही सेम चीज, जब मैं इसके सरफेस पर लिया हूं तो चार्ज को, जब ये मेरे पास में बाहर था, अब मैं इसके सरफेस पर आ गया, ये मेरे पास है, इस पॉइंट P को यहां पर लिया है, तो कुछ नहीं करना, जो R था हमारे पास में अब क्या बन गया है, बिल्कुल उसी R के बराबर हो गया, यानी कि जो रेडियस हमारा इस होलो जो सॉलिड स्फीयर था उसके बराबर हो गया। तो जस्ट पुट डाउन ओनली द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू R। तो यहां पर आप पुट करेंगे, देन यू विल गेट Q डिवाइडेड बाय 4πε0r²। एंड द लास्ट वन, लास्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसाइड R। इनसाइड जो हमारे पास में है, जो इनसाइड जो सॉलिड स्फीयर है उसके अंदर अगर हम पॉइंट को कंसीडर करते हैं तो कैसे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ओनली दिस कंसेप्ट इज यूज टू कैलकुलेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसका हम ज्यादातर यूज इसी कंसेप्ट में, इस कंसेप्ट का यहीं पर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, थर्ड पॉइंट के लिए। ठीक है, देखो शुरुआत करते हैं, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे इस चीज को। मान लो मेरे पास में एक स्फीयर है भाई, ये मेरे पास में एक स्फीयर है और ये पूरा चार्ज्ड है, पूरा चार्ज है, इसके ऊपर में थ्रू आउट चार्ज भरे पड़े हैं, पूरे सरफेस के ऊपर में भी और इसके अंदर में भी है, यहाँ अंदर में भी इसके अंदर में चार्जेस हैं, ये चार्जेस भरे पड़े हैं भाई। ठीक है, पूरे इसके अंदर में चार्ज है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर में एक सरफेस मैंने कंसीडर कर लिया है, ये इतना सरफेस अंदर का ले लिया भाई, यहां पर मैंने पॉइंट को कंसीडर कर लिया, दिस इज पॉइंट P। तो P पॉइंट से मैंने गशियन सरफेस बना दिया अंदर में, ये बन गया भाई गशियन सरफेस उसका। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, क्या ये जो चार्ज है इस एरिया में या इस एरिया में या इस एरिया में या इस एरिया में, क्या इसके अंदर में कभी एनक्लोज हो सकते हैं? इस स्फीयर के अंदर में नहीं हो सकते, जो आपने गशियन सरफेस किया था। मींस आपका जो चार्ज एनक्लोज होगा वो केवल और केवल ये रहेगा, ना कि बाहर वाला। और आपने बहुत अच्छे से एक डेफिनेशन बनाई थी देन, कि अगर हम एक बात करें वॉल्यूम्स को लेके, इफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज नोन एज रो, वो क्या होती है हमारे पास में, जब भी कोई वॉल्यूम होता है तो उसके अंदर में जो चार्ज गिवन होता है पर यूनिट वॉल्यूम, जो चार्ज की डेंसिटी होती है दैट इज गिवन बाय रो। आप उसकी रो से डिपेंड करते हैं। आप लोगों ने कहा था कि ये जो चार्ज, अगर मैं इसका यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करता हूं तो मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं रो से। ठीक है, तो मुझे अगर ये पता लग जाए भाई, यहां पर ये पता लग जाए कि ये एरिया कितना रहा होगा, ये एरिया जो है इसका वॉल्यूम कितना रहा होगा जो हमने अंदर का कंसीडर किया है, तो मैं इजीली कैलकुलेट कर दूंगा वहां पर कितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि यूनिट जो वॉल्यूम है वहां पर रो होता है, और मुझे ये मिल जाए यहां पर कितना होगा, ये कितना वॉल्यूम है, तो मैं उसको सिंपल इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड आ जाएगा मेरे पास में। भाई पहला इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप लोग निकाल लोगे, जो हमारा क्लोज इंटीग्रेशन है वो तो इजीली निकाल लोगे, सबको पता है उसका फॉर्मूला 4E इंटू 4πr², यहां से इजीली इसका निकल जाएगा। ठीक है, E होगा और ds निकल के आएगा, ds आपके पास में क्या होगा, ये R जो इसका रेडियस होगा वहां से करोगे S की जगह पे, तो सरफेस एरिया जो होता है हमारे पास में स्फीयर का वो होता है 4πr², आप वहां से निकाल लोगे। लेकिन मेरा जो मेन कंसर्न इसको यहाँ पर समझाने का वो ये है आपको कि इसका चार्ज कैसे निकालोगे दोस्त। तो चार्ज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर जो इसका रो का यूज करने पड़ेगा, यानी कि चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज जो है उसका आपको यूज करके चलना पड़ेगा। देखो अब कैसे करेंगे इसको सोल्व, जल्दी से इसको देख लेते हैं भाई। देखो पूरा जो वॉल्यूम है आपको पता है कि हमारे पास में रो जो होगा, यहां पर एक मिनट, तो मैं सबसे पहले इस अंदर वाले का वो निकालता हूं, वॉल्यूम निकालता हूं, जो अंदर मैंने कंसिडर किया इसका वॉल्यूम निकालते हैं। लेट अस सपोज द रेडियस, लेट अस सपोज यहां पर ये मैंने अंदर कंसिडर किया है जिसका रेडियस है R, तो इसका मेरे को वॉल्यूम बताओ जल्दी से, आप लोग फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3πr³। ठीक है, ये मेरे पास में यहाँ का वॉल्यूम आ गया, और मुझे चार्ज डेंसिटी पता है, तो मुझे अगर मैं इसका रो से मल्टीप्लाई कर दूं देन व्हाट विल आई गेट, इट विल बी Q एनक्लोज्ड, यानी कि इसके अंदर में कितना चार्ज एनक्लोज हुआ है वो मुझे पता लग गया।
ठीक है। तो यहां से भाई आपको चार्ज एनक्लोज कितना हुआ था वो पता लग गया है। तो भैया बचा क्या आप लोगों को, ये रो की जो फॉर्म है, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो कर लो। इसको कैसे लिखेंगे, क्यू जो हमारे पास में रो होगा वो होगा हमारे पास में क्यू, यानी कि टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज 4 पाई आर क्यूब। आर क्यूब क्या है, इस पूरे स्फीयर का जो हमारे पास में आर था, जो रेडियस है, उससे हम अगर इसको डिवाइड आर क्यूब कर देते हैं हमारे पास में वॉल्यूम आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब हमारे पास में आ जाएगा इसका। ठीक है, पिछले केस में भी भाई उसको सही करना, 4/3 पाई आर क्यूब है उसका जो हमारे पास में वॉल्यूम होता है स्फीयर का। चलिए, तो बिल्कुल वही करना है, यहां पर आप लोग करेंगे रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, वैल्यू रखेंगे रो की, यहां पर ये आ जाएगी, और ये हमारे पास में क्या हो गया 4/3 एज इट इज रखेंगे। देन व्हेनेवर यू कैलकुलेट द आंसर विल बी लाइक दिस, दैट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ठीक है, तो भाई ये फॉर्मूला आप लोगों को बिल्कुल याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बार बार आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन मिलेंगे। अब तीनों केसेस को मैं जल्दी से कंपेयर करवा देता हूं आप लोगों के साथ में। देखो, पहला केस था आउटसाइड था, देन इट ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा केस था हमारे पास में जब हमने सरफेस के ऊपर में ले लिया था, तो उस टाइम पे हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी हमारे पास में डिपेंड करता आर स्क्वायर, यानी कि द रेडियस ऑफ द स्फीयर। बट व्हेनेवर वी टेक द पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, देन इट विल बिकम dependent on q r that is the point inside and r cube that is the radius of the solid sphere। तो दोनों क्वांटिटीज के ऊपर में क्या करता है, ये डिपेंड करता है। तो यहां से इसका बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में आपने चीजें यहां पर समझ ली होंगी। एक लास्ट टॉपिक यहां पर बच गया भाई, मैं उसको जल्दी से करवा देता हूं कि अगर मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में बात करें, मान लो एक मेरे पास में एक लाइन चार्ज है, आई हैव ए वायर which is totally enclosed having a distribution of charge on this, that can be given as q। तो चार्ज हमारे पास में इस पे q है, बट वी कैन नॉट कंसिडर टोटली q। ठीक है, यहां पर हम टोटल q यहां पर कंसिडरेशन नहीं लेके चलेंगे, हमें यहां पर जो भी गिवन होगा वो इसकी क्या गिवन होगी, लैम्बडा गिवन होगा बिकॉज इट इज ए लीनियर वायर। ठीक है, लीनियर जो कॉन्फ़िगरेशन है तो उसके अंदर में हमें क्या पता होना चाहिए, लैम्बडा पता होना चाहिए। व्हाट इज लैम्बडा, द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें ये पता लग जाएगा कि इसके पर यूनिट लेंथ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है। अगर वहां से आप उसको निकाल लोगे तो इजीली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर ले जाओगे। तो यहां पर सीधा आप लोगों को क्या करना है, जब भी वायर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, इट्स फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज गिवन बाई E2k लैम्बडा डिवाइडेड बाई आर। तो सिर्फ आप लोगों को यही याद रखना है भाई इसके अंदर में। जब आपके पास में पहला फाइनाइट वायर है, दो तरह के वायर आते हैं, एक फाइनाइट होगा हमारे पास में, फाइनाइट मतलब उसकी कुछ लेंथ आप लोगों को गिवन होगी, और एक हमारे पास में इनफाइनाइट लेंथ का आएगा। इनफाइनाइट लेंथ का होगा तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को फाइनाइट लेंथ का दिया जा रहा है। तो के हमारे पास में कांस्टेंट होगा, लैम्बडा आप लोगों को चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा, और आर हमारे पास में होगा कि जो गशियन सरफेस आपने कंसीडर किया है उसका रेडियस क्या है, यानी कि आपने किस पॉइंट पर निकालना है। आपको ये दे दिया गया कि ये वायर आपके पास में मान लो 5 मीटर का 5 मीटर वायर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज 5 मीटर अवे फ्रॉम दिस वायर। तो आप क्या करेंगे, यहां पर एक गशियन सरफेस कंसिडर करेंगे, ठीक है, एंड कंसिडर दिस एज आर। ओके, और लैम्बडा आपको क्या पता होगा, इस पूरे का जो हमारे पास में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज लैम्बडा। तो आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2k लैम्बडा डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, सिंपल ये फॉर्मूला यूज करना, आप इसको इजीली निकाल लोगे भाई। ठीक है, चलिए अब बात करता हूं मैं, दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। तो जितना भी था भाई वो हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया है। आप इन चीज़ों को बार बार पढ़िएगा। देखो, कंसेप्ट जो होते हैं, मेरा मेन मोटिव आप लोगों के कंसेप्ट बिल्ड करना। अगर आपके कंसेप्ट बिल्ड हो जाते हैं देन यू कैन ईजिली सोल्व द न्यूमेरिकल्स। अब आप लोगों को जो PDF सीट दी गई है वहाँ से आप क्वेश्चंस को सोल्व कीजिएगा। इफ़ यू फील एनी डिफिकल्टी इन द क्वेश्चन, जस्ट पोस्ट द क्वेश्चन इन ऑन इंस्टाग्राम, जो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, और टेलीग्राम की लिंक दो हैं, एक हमारे पास में चैनल का है और दूसरा हमारे पास जहां हम PDF फाइल्स जो सेंड करते हैं, ताकि दोनों के बीच में आपका मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि कौन से में हमारे PDF आएंगे, कौन से हमारे पास में वीडियो आएंगे। ठीक है, इजीली आप जब चाहो उनको रिट्राई कर सको, तो वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। बाकी जुड़े रहिएगा चैनल के साथ में, आप लोगों को और भी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ मैं बताऊं कि देखो, आपकी जो तैयारी होती है ना वो इतनी डिफिकल्ट नहीं है। ATC एग्जाम इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, यू जस्ट हैव टू बी consistent in the preparation. If you are consistent, then you will definitely get the selection in the exam. ठीक है, consistent रहिएगा, मजे के साथ में पढ़िएगा और enjoy कीजिएगा। Thank you so much.